हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस नए से वीडियो में दोस्तों। ठीक है, हम जा रहे हैं क्लास करने के लिए दोस्तों ज्योग्राफी का। तो चलिए आज की क्लास करते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों को बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम क्लास कर रहे थे ज्योग्राफी का, तो हमारा क्लास आज का कंप्लीट हो चुका है। अब बात करना है कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत होती है चंद्रमा की अवस्थाएं से दोस्तों। ठीक है, कैसे कैसे चंद्रमा हमें आधा दिखाई देता है, उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, उससे थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, उससे छोटा फिर छोटा दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आइए आपको बताते हैं कि जब आप सब दोस्त जानते हैं कि चंद्रमा का हम सिर्फ 59% ही देख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सन से जो प्रकाश आता है चंद्रमा पर, चंद्रमा से जो प्रकाश परावर्तित होकर पृथ्वी पर आता है, जहाँ पे उजाला रहता है उसी को हम लोग देख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, समय के अनुसार जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है तो आधा वाला भाग दिखाई देता है और आधा वाला भाग दिखाई नहीं देता है। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात हुई है। जिस साइड से प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ पर हम आपके सामने एक स्क्रीन पर हम इमेज लगा देंगे दोस्तों, उसे आप समझिएगा। जिस साइड प्रकाश आया और दूसरे साइड हमारी पृथ्वी है, तो उस टाइम हम लोग समझेंगे कि अमावस्या की रात है। ठीक है, उसके बाद जब यह घड़ी की दिशा में घूमता हुआ जब आगे चला जाता है तो एक ऐसा समय आता है कि थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है, जिसके अनुसार वह थोड़ा सा ही चंद्रमा हमारे पृथ्वी से दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद 90 डिग्री पर जाएगा, उसके बाद 180 डिग्री पर जैसे आएगा तो चंद्रमा का अपोजिट वाला साइड दोस्तों। ठीक है, चंद्रमा का अपोजिट वाला साइड सूर्य के प्रकाश से प्रकाशमय होगा और पृथ्वी के साइड में पूरा उजाला हो जाएगा। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात हुई है दोस्तों। ठीक है, तो फिर पूर्णिमा के रात के बाद हमारा जो चंद्रमा है घटता 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 हुआ चला जाता है दोस्तों। ठीक है, तो जो अमावस्या की रात होती है इस अवस्था को हम लोग कहते हैं न्यू मून, और जो पूर्णिमा की अवस्था होती है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों फुल मून, क्योंकि यहाँ पे पूरा चंद्रमा दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, ये था चंद्रमा का कॉन्सेप्ट, चंद्रमा की अवस्थाएं आप समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा है, जिसे कहते हैं ब्लू मून। ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीने में दो पूर्णिमा का लग जाना, उसे ही हम लोग कहते हैं ब्लू मून दोस्तों। ठीक है, आप समझ चुके हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था ब्लड मून का। ब्लड मून क्या होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद दोस्तों। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण के बाद चंद्रमा का कलर रेड कलर का हो जाता है दोस्तों। ठीक है, लाल कलर का हो जाता है, जिसके लगता है कि यहाँ पे ब्लड वाला है, तो इसलिए इसका नाम वैज्ञानिकों ने रख दिया कि अब ब्लड मून है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पढ़ाया हुआ है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर दीर्घ दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जैसा कि आप जानते हैं। जब पृथ्वी के नजदीक आएगा चंद्रमा, उस अवस्था को अपभू कहा जाता है। जब दूर चला जाता है तो उस अवस्था को उपभू कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, जब हम सभी दोस्त जानते हैं कि अपभू का अवस्था में चंद्रमा रहता है तो पृथ्वी के नजदीक आया रहता है, जिसके चलते पृथ्वी से चंद्रमा 33 से 65% अधिक आकार में बड़ा दिखाई देता है और अधिक चमकीला दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, जो यह बड़ा दिखाई देता है और चमकीला दिखाई देता है, इसी अवस्था को कहते हैं सुपर मून दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हुआ है खगोलिकी का चैप्टर। आज दोस्तों एस्ट्रोनॉमी का चैप्टर आज समाप्त हो चुका है। उसके बाद दोस्तों क्लास की शुरुआत हुई है एक नया चैप्टर से, जिसका नाम था, उसके बाद दोस्तों एक नया चैप्टर की शुरुआत हुई है। नया चैप्टर का नाम है जियोमॉर्फोलॉजी दोस्तों, यानी कि भू आकृतिक विज्ञान दोस्तों। ठीक है, आइए आपको बड़ा बताते हैं भू आकृतिक विज्ञान में क्या कुछ नया पढ़ाई हुआ है दोस्तों। तब तक आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यार सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम लेकर आ रहे हैं आने वाले हैं दोस्तों का हर चैप्टर का जो क्लास में पढ़ाई होगा उसका हम एक शॉर्ट में 10-15 क्वेश्चन का MCQ लेकर आएंगे, उसको भी डील करेंगे दोस्तों। ठीक है, आप सभी दोस्तों के सामने, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं कि आज की क्लास से क्या कुछ नया सीखने को मिला है भू आकृतिक विज्ञान से दोस्तों। ठीक है, तो कहानी की शुरुआत होती है आज की भू आकृतिक विज्ञान। तो भू आकृतिक कहने का मतलब भू आकृतिक कहते किसे है? जो पृथ्वी सतह पर उपस्थित ऊंचावच का अध्ययन करना ही भू आकृतिक विज्ञान कहलाता है। भू आकृति मतलब पृथ्वी पर उपस्थित आकृति। ठीक है, जो ऊंचावच यहाँ पे लिखाया गया है, ऊंचावच का कहने का मतलब है कि जो पृथ्वी के ऊंची और नीची आकृति है दोस्तों। ठीक है, अब बात करें जो ऊंची और नीची आकृति है इसका निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि ऊंचावच का निर्माण कैसे हुआ है, तो यह दो प्रकार से हुआ है। एक होता है दोस्तों आंतरिक बल, एक होता है बाह्य बल। ठीक है, आंतरिक बल जैसा कि आप सब जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर गैस है, तापमान है, प्रेशर है, जिसके चलते दोस्तों पृथ्वी आंतरिक तरफ से भी बल लगाती है दोस्तों। जैसे आंतरिक बल ज़्यादा लगाएगी, जिसके चलते हमारा क्या होता है कि पठार और पर्वत का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, वहीं बाह्य बल की बात की जाए
तब बाह्य बल में हमारा वायु आ जाता है दोस्तों, नदी आती है, बरसात है, ग्लेशियर आता है, पर्वत पहाड़ जितने भी होते हैं ये सब बाह्य बाह्य बल लगाते हैं दोस्तों, ठीक है। बाह्य बल लगाने के चलते दोस्तों हमारा घाटी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। ये था आंतरिक बल और बाह्य बल, आप समझ चुके हैं। जब अब बात कर लेते हैं कि आंतरिक बल और बाह्य बल में क्या क्या अंतर होता है दोस्तों, ठीक है। जब आंतरिक बल लगता है तो ऊंचावच की स्थिति बनती है दोस्तों, ठीक है। ऊंचावच की स्थिति बनने से क्या होता है, तो पर्वत बनता है। वहीं जब बाह्य बल लगता है तो बाह्य बल लगने से ढालान बनता है, ढाल की अवस्था बनती है, जिसके चलते हमारा घाटी का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। तो आइए आपको अब बात कर लेते हैं कि आकृतियों का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। मान लेते हैं कि जब आंतरिक बल अगर ज़्यादा हो जाए और बाह्य बल कम हो जाए तो हमारा उत्तल आकृतियों का निर्माण होगा। उत्तल आकृति कहने में उभरा हुआ आकृति, उभरा हुआ कौन सा है, तो हमारा पर्वत और पठार है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिएगा आंतरिक बल कम हो जाए और बाह्य बल ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो नदी घाटी का निर्माण होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जब आंतरिक बल और बाह्य बल दोनों समान हो जाए, दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो हमारा निर्माण होगा दोस्तों मैदान का। इस तरीक़ा से पर्वत का निर्माण हुआ है, पठार का निर्माण हुआ है और मैदान का निर्माण हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक आज के क्लास में कंप्लीट पढ़ाई हुआ है। कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मोस्ट वेलकम वीडियो इतना वॉच करने के लिए।